नमस्कार प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस चैनल पे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके पैट 2025 का जो सिलेबस आया है उसमें हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक गिवन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज उसे हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। चाहे एग्जामिनर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, चाहे फिर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर इस टॉपिक के बारे में पूछेगा तो आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से तैयार रहेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पढ़ते ही, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पढ़ते ही दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन या फिर एक सभ्यता आखिर होती क्या है। तो पहली बात है कि एक सिविलाइजेशन या फिर एक सभ्यता वो होती है जहाँ पर आपके नगरीकरण हो रखा हो। ठीक, नगरीकरण आपके हो रखा हो, उसी के साथ साथ ही उसके सेंट्रल में आपके एक स्ट्रांग गवर्नमेंट हो। ठीक, सेंट्रल में आपके स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, उसी के साथ साथ ही आपके रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर या फिर आपको कहूँ श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग का हो और किसको पता होना चाहिए कौन सा काम करना है, तो उसे कहते हैं आपके रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर या फिर श्रम विभाजन अच्छे तरीके से हो रखा हो। ठीक, तो ये चीज़ है। उसी के साथ साथ ही वहाँ पर की एक शैली हो, ठीक है, लेखन शैली हो, पढ़ने की शैली हो, व्यापार उसका सुदृढ़ हो, ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाए, एक क्लब में कर दी जाए तो वो आपकी सिविलाइजेशन कहलाती है। तो सेम इसी तरीके से की सिविलाइजेशन, ठीक है, आज के करीबन मैं कहूँ तो 2500 साल पहले भारत में थी। ठीक है, 2500 साल पहले भारत में थी। आप सोच सकते हैं कि 2500 साल के बाद आपका देखा जाए तो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते जब हमारे पास वैदिक काल आया था, तो उस समय अगर देखा जाए तो अगर हम लोग वहाँ पर की रहने की व्यवस्था देखें तो वहाँ पर के लोग आपके झोपड़ियों में रहते थे। साथ ही साथ क्या करते थे, वो लोग खेती वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं था। तो आखिर क्या कारण था कि उससे पहले लोग आए हुए, ठीक है, उससे पहले आपके जो लोग आए हुए थे वो इतना ज़्यादा एडवांस कैसे थे कि उनके घर आपके इस तरीके के नज़र आते थे। ठीक है, देखिए ये आपके घर उस तरीके के नज़र आते थे जिसमें आप देख सकते हैं कि पकी हुई ईंटें थी। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपके देखा जाए तो भंडारण की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी और गलियां आपकी देख सकते हैं जो 90 डिग्री पे कट करती थी, नालियां थी और श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग का था। वही अगर आप बगल में देख ले तो ये 6वीं शताब्दी BCE बिफोर कॉमन एरा की आपकी ऋग्वेदा की इमेजेस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पशुपालन हो रहा है, उसी के साथ साथ ही आपके जो घरों का जो डिज़ाइन है, ठीक, देख सकते हैं कि यहाँ पक्के घर बने हुए हैं और यहाँ पर आपके कच्चे घर बने हुए हैं। तो क्या कारण था कि ये आपकी इतनी ज़्यादा बेहतरीन सभ्यता थी और आगे चल के उसमें क्या डिक्लाइन आया, सब कुछ बेहतरीन ढंग से जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे मेन चीज़, ठीक, कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि आपका क्रम क्या होता है, कि कह सकते हैं कि आपका कालखंड क्या है। ठीक, किसका कालखंड? सिंधु घाटी सभ्यता का आपका कालखंड क्या है, तो आपको बताना है कि 3200 बिफोर कॉमन एरा से लेके आपके 1800 बिफोर कॉमन एरा तक ये आपकी सभ्यता रही थी। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं कहूँ आपका तो आज के देखा जाए तो करीबन 3-3.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, करीबन कहूँ तो 3000-3500 के आसपास साल पहले इसकी स्टार्ट हुई थी। अब सबसे बेसिक बात आपको, जैसे आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं बता देता हूँ कि ये आखिर जब आप पढ़ते हैं BCE बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद ही CE पढ़ते हैं कॉमन एरा, AD पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में, ताकि आपको डेट्स याद करने में आसान हो जाए। ठीक, तो इसके लिए मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपकी कुछ टाइमलाइन है, एक रफ टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं 0। ठीक है, तो 0 कहा गया है आपके यहाँ पर से AD की स्टार्टिंग होती है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी आपका ये लाया गया है। पहली बात तो ये फॉलो करना है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर को। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को ये देखिए, समझिए ध्यान से। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 0 या फिर AD जिसे कहा जाता है, 0 AD,
वहाँ पर हम लोग मानते हैं कि आपके जीसस क्राइस्ट का, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ था आपके, ठीक है, 0 AD में। तो इससे पहले जो भी आपका होगा, इससे पहले जो भी आपका समय होगा उसको कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, एक कॉमन एरा वो होता है, मान लिया गया है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का आपका जन्म हुआ है। तो अगर उससे पहले आपका हुआ है तो उसे कहेंगे बिफोर कॉमन एरा या फिर ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब आपके ईसाई धर्म के जो आपके भगवान है जीसस, उसके जन्म से पहले ईसा पूर्व आपके, या फिर बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाएगा, ठीक। अगर 0 से हम लोग आगे चढ़े, ठीक है, आगे चढ़ते हैं तो उसको AD के नाम से जाना जाता है, ठीक है, AD के नाम से जाना जाता है, ठीक। या फिर आपका ईस्वी, ईस्वी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आपका। तो कह सकता हूँ कि 0 के बाद आज आपका 2026 चल रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 2026 AD चल रहा है, ठीक है, AD चल रहा है, एनो डोमिनी चल रहा है। इसी को आपके कॉमन एरा भी कह सकते हैं, CE के नाम से भी जाना जाता है। तो 2026 कॉमन एरा चल रहा है, और 0 से पहले जो भी आपका था वो आपका बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसी के काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट है वो मानी गई है 3250 बिफोर कॉमन एरा, आप समझ गए होंगे ना। और आपके 2000 से 1800 बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक आपकी ये रही थी, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं कहूँ आपके, तो करीबन आपके 1200 से 1300 साल तक ये आपकी सभ्यता चली थी, ठीक है। 1200 से 1300 साल तक आपकी सभ्यता चली थी। अब इसकी लोकेशन आपकी अगर एग्जामिनर पूछे कि कहाँ पर आपकी ये लोकेशन स्थित थी, ठीक, तो ये लोकेशन आपकी नॉर्थ साउथ में डिवाइड मैंने करके बनाया है। ये ग्राफ समझिए, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि नॉर्थवर्ड एक्सटेंड आपका क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और साउथ में कहाँ तक थी, पूर्व में कहाँ तक थी, और पश्चिम में कहाँ तक थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहली बात आपको याद रखना है कि पूर्व में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब रिवर के पास जो आपका मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर, वहाँ तक आपकी सभ्यता थी, ठीक है, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद साउथ में अगर हम आ जाते हैं, दक्षिण में आ जाते हैं, तो मालवा जो आपके गुजरात है, यहाँ तक आपके इसके स्थल पाए जाते हैं। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए पूर्व में चलेंगे तो आपके जो आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में आपके उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे तक इसकी आपकी पाए जाते हैं स्थल। और अगर आप जाते हैं पश्चिम में, ठीक है, तो आपका सुटका गेंडौर, ठीक है, दक्ष नदी के किनारे आपका सुटका गेंडौर पड़ता है, वहाँ पर तक आपकी ये सभ्यता है। इनके बीच में आपकी ये सभ्यता के सारे स्थल पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। करीबन इसको 6,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाए गए थे। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी, ठीक, कब खोज करेगी, ठीक है, इसके खोज करने की जो आपकी कहानी है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जब आपका हड़प्पा की जो आपकी खोज है, हड़प्पा की खोज आपकी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। MS वत्स ने इसकी आपकी खोज करी थी, ठीक है, MS वत्स और DR साहिनी ने आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी थी। अब इसकी कहानी समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि 1850 के आसपास जब आपकी रेलवे लाइन पड़ रही थी, ठीक, रेलवे लाइन आपकी पड़ रही थी पाकिस्तान और उसके क्षेत्र में। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है आपका गुजरात का हिस्सा, और ये है राजस्थान आपका, ठीक है, और ये है आपका पाकिस्तान, और यहाँ पर भारत का आपका वेस्टर्न बॉर्डर पड़ जाता है, यहाँ पंजाब है, यहाँ आपका क्या कह सकते हैं राजस्थान है, और ये गुजरात है, ठीक है, और यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के आपके स्थल पाए जाते हैं, ठीक। अब ये चीज़ हो गई। जब यहाँ हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के आसपास, ठीक है, पाकिस्तान में जब आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1850 के आसपास, तो क्या हुआ, वहाँ पर जो कर्मचारी आपका काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि यार ये स्थल है, यहाँ पर बहुत सारी पकी हुई ईंटें पहले से ही मिल गई हम लोग को, ठीक है। उन्होंने खोदा तो देखा बहुत सारी पकी हुई ईंटें थी, तो उन पकी हुई ईंटों का उन्होंने क्या किया, आपको नीचे जो आपका बेस बनाने के लिए, रेलवे लाइन के बेस बनाने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। बाद में आगे चल के करीबन 60-65 साल बाद, ठीक है, जब आपकी ये साइंटिस्ट, ठीक, जॉन मार्शल के अंडर में आपके MS वत्स और आपके DR साहिनी ने जब उसकी खोज करी, तो यहाँ पाया कि अरे यार ये तो कोई बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी सड़कें हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से 90 डिग्री पे आपकी सड़कें कट कर रही हैं, नालियाँ हैं, पक्के घर हैं, पक्की ईंटों के आपके घर हैं, उसी के साथ साथ ये भंडारण गृह हैं, और साथ साथ में आपका नहाने का बहुत बड़ा आपका पूल है,
ठीक है, शहरों का विभाजन इस तरीके से है कि आपके एक उछला स्तर है जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा एलीट लोग या फिर अमीर लोग रहते थे, और निचला स्तर है, कह सकते हैं कि वहाँ पर आपके गरीब लोग रहते थे। तो ये सब देख के वो चौंक गए। ठीक है, तो बाद में पता चला कि अरे यार, वो जहाँ बहुत सारे तो आपके जो स्थल हैं उनका इस्तेमाल खुदाई के वक्त जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी तो बहुत सारे आपके प्राचीन स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के थी वो आपके खंड खंड हो गए थे। ठीक है, तो जो बचे थे उनकी स्टडी इन्होंने करी आपके MS वत्स और DR साहनी ने 1921 में। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे हड़प्पा की स्टडी किसने करी है तो MS वत्स और DR साहनी आप टिक करके आएंगे। ठीक, 1921 में करी थी। फिर इसी में हम आगे आते हैं आपके 1922 में। 1922 में आपके मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की आपकी खोज करी गई। ठीक है, इसी खुदाई में, और किसने करी थी? RD बनर्जी ने, राखादास बनर्जी ने आपकी करी थी जॉन मार्शल के अंडर में। ये तीनों जो आपके लोग थे ये जॉन मार्शल के अंडर में आपके काम करते हैं, ये याद रखना है। मोहनजोदाड़ो को आपके मुर्दों का टीला या फिर माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों मिला के आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, इतिहास में ये प्रचलन रहा है कि जिस नदी या फिर जिस स्थल के किनारे आपका ये पाए जाते हैं जो भी आपके सिटीज, उसके नाम पे आपकी सभ्यता रखी जाती है। ठीक है, वैसे ही आपका इंडस रीजन पे ये पाया जाता है। इंडस नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास ये क्षेत्र पाया गया था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, क्यों कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा आपका वो पहला शहर था जिसकी आपकी खोज करी गई थी। बाद में क्रमानुसार आपके मोहनजोदाड़ो और आगे चल के लोथल, कालीबंगन, बहुत सारे की खोज करी गई, लेकिन शुरुआती शहर था आपका हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी UP TGT का पेपर हुआ था, वहाँ पर आपके पूछा गया था, ठीक, क्या पूछा गया था कि जो आपकी हड़प्पा शहर है, ठीक, हड़प्पा आपका जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे आपके पाया जाता था। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्साइटमेंट में आके ये देखें कि अरे यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंपल सी बात है कि सिंधु नदी के किनारे होगा। ऐसा नहीं, आपका जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, याद रखना है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो आपका है वो आपका इंडस नदी किनारे है। ठीक, याद रखिएगा, हड़प्पा जो है आपके रावी नदी किनारे है। रावी नदी आपके इंडस नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं आपके, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक, इसी तरीके से लोथल और धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और हड़प्पा, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सुटका गंडौर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपकी विशेषताएं पूछी जाए क्या क्या होती है। ठीक, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ये थी कि यहाँ पर नगरीकरण देखा गया। ये बहुत ज़्यादा आपकी बेहतरीन बात थी कि मेसोपोटामिया के बाद अगर आप देखा जाए तो इसे आपका भारत का, ठीक, मेसोपोटामिया तो आपके यहाँ पर वेस्ट एशिया में लाई करता था, लेकिन अगर पूछा जाए तो भारत का पहला आपका नगरीकरण वाला स्थल क्षेत्र कौन सा, तो वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र में नगरीकरण आपका पहली बार देखा गया था। नगरीकरण में क्या विशेषताएं होती हैं? नगरीकरण की आपकी विशेषता ये होती है कि एक परफेक्ट टाउन प्लानिंग होती है या फिर एक नगरीकरण योजना आपकी होती है, जिसमें क्या होते हैं, घरों की आपकी बनावट होती है, एक प्लान्ड तरीके से करी जाती है। ठीक, कि घर बनाए जाएंगे, उसके सामने आपका रास्ता बनाया जाएगा, उसके अगल बगल आपके नालियाँ बनाई जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नगरीकरण योजना के अंडर में आती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पाई जाती है। अभी आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर भी दिखाऊंगा जहाँ से आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएंगी ये सारी बातें। ठीक, जल निकासी व्यवस्था होती है, मैंने बताया ना, ड्रेनेज सिस्टम होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम की ये खासियत है आपकी कि जैसे ये नालियाँ जा रही हैं, ठीक, नालियाँ आपकी जा रही हैं, तो नाली, यहाँ से नाली भी आ रही है, यहाँ से भी नाली आ रही है, तीनों जगह से जो नाली आ रही है वो एक चैम्बर में सारा पानी इकट्ठा होता था। इस चैम्बर के बाद में सफाई करने के लिए, इसे साफ़ भी करने के लिए कर्मचारी भी लगाए गए थे कि जो भी कचरा इकट्ठा हो यहाँ पे, वहाँ पर साफ़ करके आपके फेंक दिया जाए। उसी के साथ साथ जितनी भी आपकी नालियाँ थी वो सारी नालियाँ आपकी ढकी हुई थी। आज तो देखा जाए, अगर आपके गाँव में देखा जाए या शहरों में देखा जाए, अभी भी हम इतने बेहतरीन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम जो ये लोगों ने पहले करीबन 4000 साल पहले करके दिखाया था।
आज भी हमारी नालियाँ आपकी खुली पड़ी हुई थी, गंदगी बैठी रहती है, लेकिन तब आपकी नालियाँ सोच सकते हैं कि ढकी हुई थी, ठीक है, ढकी हुई नालियाँ। उसी के साथ साथ में एक इनकी लिपि थी, ठीक है। इनकी लिपि जो है वो आपकी चित्रात्मक लिपि है, मतलब कि पिक्चर फॉर्म में आपके कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट किया गया है, कुछ ना कुछ लिखा गया है, ठीक। इनकी जो लिपि है वो लोगो सिलेबिक नाम से भी जानी जाती है। लोगो सिलेबिक मतलब होता है कि कोई भी जो सिंबल है उसको एक लोगो की फॉर्म में या फिर एक पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया है, जो कुछ कहना चाहता है लेकिन जिसके बारे में अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी लिपि है उसको अभी तक हम लोग तोड़ नहीं पाए हैं, उसका मतलब हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। मेसोपोटामिया की जो लिपि है जो इससे पहले आई थी उसको डेसिफर कर लिया गया है, मतलब उसको जान लिया गया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि के बारे में क्या हमने जान लिया है, क्या हम पता कर चुके हैं कि क्या वो कहना चाहती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। अभी तक फिलहाल तो हम इसे नहीं पता कर पाए हैं, आगे शायद पता कर लें। बांट और माप की एक रूपता पाई गई है। यहाँ पे जितना भी आपका मापन की व्यवस्था थी, पर्टिकुलर तरीके से एक फिक्स तरीके से नंबर के कहे जाए बांट वहाँ पर थे, ठीक है, जो आपके 16 के भागे थे। 16 के गुणनफल के हिसाब से आपके जितने भी बांट थे उनका आपका विभाजन किया गया था, जैसे कि 16 गुणा 32, ठीक है, 16 पंचे 80, इस तरीके से आपके बांटों का क्या था, वजन था, जो 16 के गुणे में आते हैं, ठीक है, 16 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। यही चीज़ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसको हमने भारत में अभी तक अपना रखा है, जैसे कि 16 के तरीके से हमने दे रखा है कि 16 आनों में आपके 1 रुपया होता है, ठीक है, 16 आनों में 1 रुपया होता है, ये भारत सरकार अभी तक कहती। तो ये 16 का जो नंबर है ये हमने कहाँ से लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया है। ये बात हो गई। आधुनिकरण आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आधुनिकरण की विशेषताएं इसमें हैं, तो ये सारी विशेषताएं क्या हैं, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पाई गई हैं, ठीक। अगली साइड पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एम एस बस और दिया साहनी ने आपके हड़प्पा की खोज करी थी और आर डी बनर्जी ने आपके मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। ये सारा जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे तरीके से नोट्स खुद के फॉर्म में बना लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट जो बातें मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आप लोग नोट करते चलिए। जब ये हो गया, अब देखिए जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर कोई भी सभ्यता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का मैं बारे में बात कर लूँ, एक इंसान का क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है जब वो धीरे धीरे राइज करता है, ठीक, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर जब वो एक पर्टिकुलर पीक पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो कुछ साल रहता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका एक वक्त आया कि वो पीक पे थे, पहुँचे पीक पे, फिर एक आपका क्या रहा, एक जोन रहा जब वो लोग उस पीक पे रहे। अब उनका वक्त आ रहा है डाउनफॉल का, ठीक। आप लोग समझ पा रहे हो कि उनका डाउनफॉल क्यों हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्राफ उनका बिल्कुल ऐसे नहीं गिर रहा है बल्कि ऐसे गिर रहा है, ठीक, बिल्कुल डाउन चला गया है। तो यही सेम चीज़ आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में का भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हो रहा है। एक आपका आरंभिक चरण था जब धीरे धीरे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा था, वो आपके 3250 से लेके आपके 2600 BC के बीच में था, ठीक है, जब आपका धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर एक परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो कुछ सालों तक ये आपके इस फेज में रहा है जहाँ पर आधुनिकरण और सारी चीज़ें जो मैंने विशेषताएं बताई हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी आपके, ठीक है, टाउन प्लानिंग वगैरह सब कुछ। 2600 से लेके 2000 बिफोर कॉमन एरा तक ये आपका सीन रहा है, ठीक है। फिर 2000 से लेके 18 साल तक, 1800 बिफोर कॉमन एरा तक इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। 2000 के बाद इसका पतन स्टार्ट होता है, और क्यों पतन होता है उसके कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। पर इस तरीके से टाइमलाइन को डिवाइड करा गया है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, ये ग्राफ का कोई भी हिस्सा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरंभिक चरण बता दीजिए, मैच्योर फेज बता दीजिए, या फिर आपका परिपक्व फेज बता दीजिए, पतन का चरण बता दीजिए। तो आप लोग टाइमलाइन याद होगा तो आप लोग सही करके आएंगे। हो गया जी, और ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में कौन कौन से कहाँ पर से आपका लोकेशन है ये इसका। अब आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम लोग जो पहले विशेषताएं पढ़ी हैं उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। नगरीकरण योजना के बारे में पहली बात देखिए। अब ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका शहर है हड़प्पा को इस तरीके से आपका विभाजन किया गया था कि इसके जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, पश्चिमी भाग का हिस्सा आपका ऊंचा था,
जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक बार इसको देख लीजिए पहले। ये हिस्सा पश्चिमी भाग है और ये ऊंचा था, और ये पूर्वी भाग है, ये आपका निचला स्थल था। ठीक, अब समझिए, जो आपका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी टीले को आपके सीटाडेल के नाम से जाना जाता है। सीटाडेल के नाम से याद रखिएगा, पश्चिमी टीले को सीटाडेल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिस्सा आपका ऊंचा है, ठीक, पूर्वी टीला आपका नीचा है। ये आपका क्या होता है, ये नॉर्मल एक तरीके से प्लेन सरफेस है। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे, ठीक, तो अगर आपने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन देखा होगा, ठीक, राष्ट्रपति भवन आपका रायसेना हिल में है। अगर आप लोग उसकी एक तरीके से वो देखेंगे, ढाल देखेंगे, तो राष्ट्रपति भवन जाते जाते आपकी क्या करती है, ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जहाँ पर आपका राष्ट्रपति स्थल है। ठीक, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति है वो आपके देश के मुखिया हैं, तो वो एक उच्च स्थान पे है, उनका एक उच्च ओहदा है। उसी तरीके से अगर आप आज के युग में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो वहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके सीटाडेल है, यहाँ पर आपके एलीट लोग रहा करते थे। एलीट लोग मतलब कि जो आपके अमीर वर्ग थे, साथ ही साथ जो आपके राजवंश थे, राजा रजवाड़ा सिस्टम था, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पर पाई गई थी, सीटाडेल में पाई गई थी। तो सीटाडेल में एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आपके रहा करते थे। ठीक, और पूर्वी टीला जो आपका था, ये निचला हिस्सा था, यहाँ पर आपके आम नागरिक देश के रहते थे। देश के आपके आम नागरिक यहाँ पर रहते थे, सारे रोजगार वगैरह यहाँ पर होते थे। ठीक, खेती बाड़ी यहाँ पर होती थी, और राज्य रजवाड़े आपके ऊपर रहते थे। ठीक है, अब एक चीज़ ये भी कहा जा सकता है कि राजा रजवाड़े आपके ऊपर के क्षेत्र में इसलिए रहते थे ताकि कभी भी आपके बाढ़ प्रभावित अगर क्षेत्र हो जाए, बाढ़ हो जाए, तो ये लोग आपके सुरक्षित रह सके। ये हमेशा चलता आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तब भी आपकी फॉलो होती थी। ठीक है, सीटाडेल में शायद आपके सत्ताधारी वर्ग निवास करता था, इसीलिए आपका ऊंचा था, इसको सीटाडेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ये पश्चिमी टीला है आपका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूर्वी टीला में आपके आम नागरिक रहा करते थे। निचला स्थल शायद सामान्य वर्ग द्वारा बसाया गया था आपका। ठीक है, तो ये नगरीकरण की आपकी योजना थी। अब इनके नगरीकरण में आप लोग एक चीज़ इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं कि बड़ी संरचना आपके सीटाडेल में पाई गई थी। ठीक, कौन कौन सी बड़ी संरचनाएं आपकी सीटाडेल में पाई गई थी? ग्रेट बाथ, या फिर आपका कहा जाए स्नानागार पाया गया है। ठीक, स्नानागार आपके कहाँ पाया गया है? ग्रेट बाथ आपके ये सीटाडेल में पाया गया है। सीटाडेल में पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में आपके पाया गया है। ठीक है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में आपके स्नानागार पाया गया है। इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ आपको। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, ये आपका एक तरीके से अन्न भंडारण गृह है। ठीक है, जैसे कि आपके गांव क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में उसे डहारी कहते हैं। डहारी कहते हैं क्या मतलब? उसका शेप आपका मिट्टी से बनता है, इस तरीके करीबन होता है, जिसमें क्या करते थे पहले आपके अनाज को स्टोर किया जाता था। उसी तरीके से आपका स्टोर करने की, अनाज को स्टोर करने की फैसिलिटी, अन्न भंडारण की व्यवस्था आपके, इसको ग्रेट ग्रैनरी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, ये भी आपके थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देख लीजिए कितना आगे थे वो उस समय। ठीक, तो ये सारी संरचनाएं आपके सीटाडेल में पाई जाती थी। ठीक है, जहाँ पर आपके एलीट वर्ग या फिर आपके अमीर लोग रहते थे। अब स्नानागार की खासियत आपको एक एक बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये दोनों चीज़ें जो आपकी बनी हुई, ये सारी चीज़ें आपकी पकी ईंटों से बनी हुई हैं। सोच सकते हैं कि आज के 4000 साल पहले भी आपके जो ईंटें थी वो पकी हुई थी। ठीक है, फिर एक वक्त ऐसा है कि मिट्टी से घर बनने लग गए। वैदिक काल में जितने भी आपके घर बने, जो बाद में वक्त आया था, उसमें मिट्टियों से आपके घर बने थे। ठीक है, मिट्टी और घास फूस से। और अगर आप लोग उससे पहले जाते हैं तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहाँ पर आपकी पकी ईंटों से आपके घर बने थे। और सबसे खास बात अगर जूम करके बताऊँ आपको, सारी ईंटों का साइज आपका बिल्कुल फिक्स था। ठीक, ये देखिए बिल्कुल फिक्स आपका साइज का ईंटों था। ठीक है, इतना फिक्स तो आज के यहाँ पर की भी नहीं होते हैं जितना आपको उस वक्त में था। पकी ईंटें, सारी सेम साइज की ईंटें, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपकी सभ्यता थी ये। अब ग्रेट बाथ की आपकी खासियत ये है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं आज के मॉडर्न का स्विमिंग पूल कह सकते हैं इसको। आज के मॉडर्न युग में स्विमिंग पूल होता है जहाँ पर आपके कपड़े चेंज करने की व्यवस्था भी होती है। ठीक ठीक, और साथ में आपके बैठने की व्यवस्था भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्या था, जो ग्रेट बाथ है आपका, ठीक, स्नानागार है, इसमें दो तरीके से, दो तरफ से आपकी सीढ़ियाँ थी, जहाँ पर से आपके क्या करते थे, आपकी रानियाँ और जो एलीट वर्ग था, आपके जो अमीर लोग थे, उन्हें ही यहाँ स्नान करने की परमिशन अलाउड थी।
ठीक। तो ये आपकी यहाँ से उतरने की व्यवस्था थी। उसी के साथ साथ ही आपके कमरे बने हुए थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके इन एंड अराउंड आपके कमरे बने हुए थे, जहाँ पर आपके कपड़े चेंज करने की व्यवस्था थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इस ग्रेट बाथ में तब के वक्त में थी, समझ सकते हैं, स्नानागार में। अब स्नानागार की खासियत क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई जो है आपकी वो 12 मीटर के आसपास थी। ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई इसकी करीबन आपके 7 मीटर के आसपास थी। डेप्थ या फिर गहराई, इसकी गहराई आपकी 2.4 मीटर की थी, ठीक है। ये डायमेंशन लिख लीजिए, ये फैक्चुअल है, लेकिन ये याद आपको करना पड़ेगा। अब एक चीज़ इसमें आपसे पूछा जाए कि आधुनिक कला का ये आपका नमूना है, तो बहुत ही बेहतरीन नमूना है। इसमें आपकी ईंटों की जो चुनवाई करी गई थी वो बेस में करी गई थी। जितना भी आपका बेस है ये सारे का सारा आपको ईंटों से बना हुआ है। साइड की दीवारें ये सभी ईंटों से बनी हुई हैं, और सारी की सारी जितनी भी आपकी ईंटें थी ये बर्न्ड ब्रिक थी, या फिर मतलब कि जितने भी आपकी ईंटें थी वो पकी हुई ईंटें थी, ठीक। पकी हुई ईंटों से इसका निर्माण कराया गया था आपका। तो इन ईंटों को जोड़ने के लिए, दो ईंटों को जोड़ने के लिए उस समय आपका जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करा गया था, ठीक है। जैसे आज के युग में आपका मसाला होता है ना, जिसमें आपके सीमेंट, बारू और रेत इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय ये तो था नहीं, तो जिप्सम और मोर्टार का आपका इस्तेमाल करके इन ईंटों को जोड़ा गया था। ये याद रखना है, जिप्सम मोर्टार पूछ लेता है आपको कि जोड़ने के लिए किस चीज़ का आपका उपयोग करा गया है, तो जिप्सम और मोर्टार का इस्तेमाल इसमें करा गया था। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ब्यूटामिन, जिसे हिंदी में आपके असफाल्ट भी कहते हैं, इसकी परत बाद में इसके ऊपर चढ़ाई गई थी। इसकी परत चढ़ाने का मतलब ये था ताकि ये आपका वाटर प्रूफ बन सके, जल रोधन के लिए आपके बनाया गया था, ताकि जो आपका ये है ग्रेट बाथ है वाटर प्रूफ बन सके। इसमें जो पानी भरा जाए, क्या करा जाए, जो पानी भरा जाए उसको वो वाटर प्रूफ हो, वो आपकी ज़मीन में सोख न ले। अब एक चीज़ है, आप लोग को ये सोचना पड़ेगा, अगर दिमाग लगा रहे होंगे, कि सीटाडेल तो आपका उछला हिस्सा था, ठीक। यहाँ आप देखेंगे तो सीटाडेल आपका ऊंचे में स्थित था, ठीक है। जब ये ऊंचे में स्थित था, अगर यहाँ पर कोई हम लोग बनाते हैं आपके स्नानागार या फिर स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो पानी से तो कहीं से आता होगा भाई, पानी भी तो कहीं से आना चाहिए। तो समझिए थोड़ा, पानी क्या होता था कि आपके निचले हिस्से में आपके कुएँ बनाए जाते थे, जहाँ पर आपके लेबर लगाए जाते थे। वो लेबर आपके नदियों से, जैसे कि इंडस नदी आपके जा रही है मोहनजोदारो के आसपास से, हड़प्पा में इसी तरीके से आपके क्या है, रावी नदी जा रही है। तो इन नदियों से आपका हाथी और बैलों के हेल्प से एक तरीके से पानी भरा जाता था, ठीक है। बाद में चैनल के माध्यम से, ठीक है, चैनल के माध्यम से आपका और हाथियों और जानवरों के हिसाब से उनके ऊपर लाद के जो पानी लेके जाता था, वो पानी आपकी यहाँ पर भरा जाता था। तो इस तरीके से पानी की व्यवस्था आपकी पूरी करी जाती थी। तो ये चीज़ हो गया। तो ब्यूटामिन आपको याद रखना है कि इसकी परत इस पर चढ़ाई गई थी। आगे अगर हम लोग चलते हैं, तो इसमें जितनी भी ईंटें आपके इस्तेमाल हुई थी, याद रखना है कि सारे के सारे ईंटें आपकी पकी हुई थी, ठीक। अब ये एक हिस्सा हो गया आपका। साथ ही साथ अगर हम लोग टाउन प्लानिंग पर अगर वापस आते हैं आपके, तो घर जो आपके थे वो ब्लॉक्स में विभाजित थे। ब्लॉक्स में विभाजित का मतलब है कि एक तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका, समझिए थोड़ा, यहाँ पर देखिए, ऐसे आपका है, इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है कि आपका एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, ऐसे घर हो गया, ठीक। फिर ये गली आ गई, तो इसके इधर भी घर होगा, इधर भी घर होगा, इधर भी घर होगा। फिर ये गली है, तो इसके इधर भी घर होगा, ऐसे घर होगा, ठीक। सेम इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो करा गया था, मतलब एक ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया था, ठीक। एक के बाद एक घर आपका क्रम अनुसार विभाजन था। देखिए कितना बेहतरीन है। आज अगर आप देखेंगे टाउन प्लानिंग का, ठीक है, तो टाउन प्लानिंग तो गई भाड़ में, अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी होता है वहीं घर बना लेता है। अगर आप ऊपर से जीपीएस मैप देखेंगे अपने गांव का, अपने शहर का, देख लीजिएगा, तो जिस गांव में आप लोग रहते हैं खिचड़ी बनी होगी वहाँ पर की, एक घर यहाँ है तो दूसरा वहाँ है, कहीं से भी गली मोड़ दी गई है, कहीं इतनी सकरी गलियाँ हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा चौड़ी गलियाँ हैं। तो टाउन प्लानिंग के नाम पर धब्बा है आज का युग, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग करी गई थी कि सारे घर आपके पर्टिकुलर एक लाइन में विभाजित थे, ठीक, खासियत थी। और कुछ कुछ जो आपके अमीर लोग थे, उनके तो घर आपके 2 मंजिला घर भी बने थे, 2 मंजिला घर भी थे। इसी के साथ साथ ही आपको बता दूं, उनके घरों में आपके बाथरूम की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, नहाने की सुविधा और पानी निकास के लिए नालियाँ जो आपके गलियों में बनी नालियों से कनेक्ट होते थे, ये सारी सुविधा भी वहाँ पर थी। साथ ही साथ देखा जाए उनके घर में आपके किचन की सुविधा भी पाई गई है, ठीक है। बहुत लोगों के घर में आपके किचन की सुविधा भी पाई गई है। तो कितना एडवांस आपका उस समय वो सिविलाइजेशन रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोग सोच सकते हैं।
अब उसका नमूना ये देख लीजिए, थोड़ा जूम करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पहले ये पढ़ लीजिए तब जूम करता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि मुख्य सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को लगभग समकोण या फिर 90 डिग्री में काटती थी। अब ये देख लीजिए, मुख्य गलियाँ हैं मैंने बनाई हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे को समकोण गलियों के तरीके में काटती हैं, 90 डिग्री में आपके काट रही हैं। ठीक है, गलियाँ आपके 90 डिग्री में थी और इन गली के किनारे किनारे आपके नालियाँ बनाई गई थी जो भी आपके समकोण बनी थी। ठीक है, सभी नालियाँ आपकी ढकी हुई थी। अब ये उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक, फोटो में देखिए, फोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपकी एक क्या है, ठीक, ये आपकी आ रही है गली, आ रही है गली। और यहाँ पर देखिए ये पतली पतली आपकी नालियाँ बनी है जो 90 डिग्री में आपके विभाजित है। तो यही नालियाँ आगे आके आपके यहाँ पर चैम्बर में गिरती थी। मैंने आपको बताया ना, ये चैम्बर में जितना भी कचरा आपका इकट्ठा होता था वो आपका निकाल लिया जाता था, बाकी पानी को आपको बहते हुए छोड़ दिया जाता था। तो देखिए कितनी ज़्यादा बेहतरीन आपकी व्यवस्था थी। अब फिलहाल तो ये आपकी एक्सकेवेशन का में खुदाई का समय है, वरना ये सभी नालियाँ आपकी ढकी हुई थी। ठीक, सारी की सारी नालियाँ आपके पत्थरों से ढकी हुई थी। तो इतना एडवांस आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी। याद रखना है कि सारी की सारी नालियाँ आपकी ढकी हुई थी। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सिंधु घाटी की आपकी विशेषता क्या क्या है। होपफुली आपको जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा, और ये जो इमेजेस मैं डाल रहा हूँ इससे आपके एग्जाम में अगर आप सोचेंगे बैठ के तो बिल्कुल फिट होगा, अगर आपके ये वीडियो और ये इमेजेस आपको याद रही तो। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि ईंटों का इस्तेमाल होता था। ठीक है जी, तो ये देखिए ये ईंट का एक सैंपल साइज है जो आपके वहाँ पर से खुदाई में से लिया गया है। अब इस ईंट का सिस्टम इस तरीके से था आपका कि ये एक पर्टिकुलर आपके रेशियो में विभाजित था। ये आपका इसका जो हाइट है ये 1 रेशियो और ये 2 रेशियो और ये 4, ठीक, 1:2:4 के रेशियो में ही आपकी ईंट बनती थी। अब इससे अगर बड़ा करना होता था तो यहीं अगर यहाँ पर 2 हो जाता था, ठीक, यहाँ अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, वो साइज के हिसाब से, लेकिन डायमेंशन आपका फिक्स होता था। मान के चलिए ये ईंट है आपकी, ठीक है, ये देख लीजिए मोबाइल है फिलहाल, तो अगर इसको ईंट मान लेते हैं तो ये चीज़ जो आपका है, ये चीज़ कोना ये 1 है, और ये चीज़ जो आपका है ये 2 रेशियो में है, और ये चीज़ आपका क्या है 4 रेशियो में है। इसी तरीके से ईंट का वहाँ पर एक फिक्स साइज था आपका। सारी की सारी ईंटें आपकी पकी हुई ईंटें थी। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कालीबंगन में भी जो आपकी जो ईंटें पाई गई हैं, ईंटों का चबूतरा मिलता है जो शायद भंडार गृह बनाने के लिए उपयोग किया गया था। ठीक, अब भंडार गृह के लिए हमने आपकी 2 लोकेशन देख ली। एक कालीबंगन में पाया जाता है जो पक्की ईंटों से बनाया गया था, उसके साथ साथ ही मैंने आपको मोहनजोदड़ो में बताया था जहाँ पर ग्रेट ग्रैनरी या फिर आपका भंडारण गृह पाया गया था जो ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों से। सेम इसी तरीके से कालीबंगन में भी आपके पाया गया है। ठीक, ये चीज़ हो गई। ईंटें सारी की सारी पक्की थी। अच्छा, जो इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में जो आपकी ईंटें पाई गई हैं ये सारी की सारी आपकी सूखी मिट्टी की ईंटें थी। ठीक, इससे पहले की सभ्यता है इजिप्ट, उसी के आसपास की सभ्यता है, वहाँ पर अगर जो ईंटें पाई गई थी वो सारी की सारी सूखी मिट्टी की ईंटें थी, वो ईंटें आपकी पक्की नहीं थी। लेकिन जो आपकी जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में आपके पकी ईंटें पाई गई हैं। ये आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया में आपके पकी ईंटें पाई गई थी, लेकिन उनका आकार आपके हड़प्पा की ईंटों से बड़ा था। हड़प्पा की आपकी जो ईंटें थी वो एक फिक्स डायमेंशन, फिक्स साइज की थी। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत एडवांस आपकी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, हड़प्पा में क्या है आपके यूनिफॉर्म ब्रिक्स है जिसका रेशियो आपको 1:2:4 था। ये इसकी इमेज है। होपफुली आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखिए हम लोग क्या कवर कर लिया, आपके गलियाँ कवर कर ली, घर मैंने बता दिया आपको कैसे थे, किचन वगैरह था, नालियाँ, ठीक है, 90 डिग्री पे थी, ढकी हुई नालियाँ थी, ईंटें पकी हुई थी, ग्रेट बाथ के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ग्रेट बाथ मतलब कि स्नानागार, और आपके भंडारण गृह के बारे में बात कर लिया। इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। तो यहाँ से अगर आपने इतना देखा होगा तो आप अभी तक आप सोच बैठे होंगे कि हाँ, आपका सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा एडवांस थी। ज़रा आप लोग आंखें बंद करिए और ये सब चीज़ें रिवाइज अगर करेंगे तो सोचेंगे कि यार कितना एडवांस रहा होगा, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो उसका बेहतरीन नमूना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताऊं तो पहली बात है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर आपकी उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। अब यहाँ पर उपजाऊ भूमि होने का कारण आपके क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कई नदियाँ यहाँ पर आपकी
बह रही हैं, ठीक है। चेनाब नदी हो, रावी नदी हो, ब्यास नदी हो, इंडस नदी हो, जितनी भी नदियां हैं आपकी, ये सारी की सारी नदी मैं कह सकता हूँ। और एक नदी आपकी और थी सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी है जिसके अवशेष पाए गए हैं, जो सूख गई है, वो नदी भी कहा जाता है कि उस समय आपके इस क्षेत्र में बहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, जो मैंने आपको मैप में बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आते थे। ये दिमाग में रखिए, हम यहीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके नदियाँ पाएंगे, ठीक। अब वो नदियाँ हैं, जब नदी है तो उसके आसपास क्या होगा, आपके वन होंगे। बाद में धीरे धीरे क्या करा गया कि उन वनों को आपके काटा गया, उन वनों को काटा गया और आपकी जगह साफ करी गई। बाद में धीरे धीरे आगे चल के खेती बाड़ी की व्यवस्था करी गई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी खेती करी जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल खेती करी जाती थी। उपजाऊ भूमि थी और उपजाऊ भूमि होने का कारण था कि कई नदियाँ वहाँ पर आपकी थी, ठीक। यहाँ से सूखी लकड़ियाँ, अब जो लकड़ियाँ आपकी काटी गई हैं, तो ये सारी लकड़ियाँ आपकी जो सूखी लकड़ियाँ थी, ये सारी लकड़ियाँ आपके ईंट पकाने के लिए भेजी जाती थी। यहाँ से व्यापार होता था लकड़ियों का, सूखी लकड़ियाँ जो बेची जाती थी काटी हुई, उनसे आपके ईंटें पकाई जाती थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो नवंबर के, आज के हिसाब से देखा जाए तो अब जो नवंबर में हम खेती करते हैं, तो तब कंपेयर कीजिए। नवंबर के महीने में आपके सिंधु के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो आपके विभिन्न जितने भी फसल थे उनके बीज आपके बोते थे और अप्रैल में उन्हें काट लेते थे, अप्रैल में उन्हें काट लेते थे। और नवंबर के आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो आपके भारत में क्या गेहूं की आपकी खेती होती है, गेहूं की बुआई होती है और आगे चल के आपके मार्च अप्रैल में उसकी कटाई हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर आपके देखा जाए, अब वहाँ पर आपके तो ये पर्टिकुलर फॉलो नहीं करा जाता था। तो जौ की खेती आपकी, ठीक है, जौ की खेती और गेहूं की खेती, बाजरे की खेती, ये सारी की सारी खेती आपकी इसी महीने में नवंबर में करी जाती थी और अप्रैल के आसपास इसे काट लिया जाता था। कारण क्यों? अप्रैल के बाद लगभग लगभग आपके नॉर्थ इंडिया में मानसून आ जाता है। उस समय नदियाँ आपके उफान में होती हैं और नदियाँ उफान में होने के कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में आपके बाढ़ आ जाती थी। जब बाढ़ आ जाती थी तो वहाँ पर पानी भर जाता था, जिसकी वजह से खेती करना आपका पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस पर्टिकुलर गैप में नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में ही आपकी खेती होती थी, ठीक है। और कौन कौन सी खेती आपकी होती थी ये मैंने आपको बताया, आगे भी डिटेल से बताता हूँ। ये चीज़ हो गया। आगे है, यहाँ पर लिखा गया है कि कालीबंगन में आपके, ठीक है, सूखे जोते हुए खेत पाए गए हैं। कालीबंगन में आपके जोते हुए आपके खेत पाए गए। ये देखिए, कालीबंगन का ही आपका एक खेत है, ये खोदते खुदाई का मिला है। तो यहाँ पर क्या है, आपके खेत पाए गए हैं जो जुते हुए खेत हैं। अब जुते हुए अगर खेत हैं तो ये बताता है कि आपकी खेती जो है उसमें जुताई करी जाती थी, ठीक। उस समय आपकी जुताई करी जाती थी। तो जुताई के लिए जो कहा जाता है कि जो आपके हल हैं, वो शायद हल आपका लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है। याद रखना है कि आपका जो हल होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो इस्तेमाल हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो हल है वो लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है। तो लकड़ी के हल का उपयोग आपके इसमें करा गया है और बैलों और ऊंटों का इस्तेमाल आपका करा जाता था उस हल को खींचने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता को आपके कांस्य युग या फिर ब्रॉन्ज एज भी नाम से भी जाना जाता है। तो आप पूछेंगे सर वहाँ पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, ठीक, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था तो उन्होंने लकड़ी से आपका हल क्यों बनाया? अब देखिए, ब्रॉन्ज की जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उसमें ब्रॉन्ज का मतलब होता है कि इसमें कॉपर भी होगा आपके, मतलब तांबा भी होगा और टिन, दोनों चीज़ें होंगी। इनका इस्तेमाल जो था वो लिमिटेड था, ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती थी, ठीक। तो इसका इस्तेमाल एक तरीके से आपको कुछ हथियार बनाने में, ठीक, और इम्पॉर्टेंट यूटेंसिल, इम्पॉर्टेंट सामान बनाने में कर लिया जाता था। अब हल जैसी चीज़ जो पुरानी पद्धति से हमेशा चलती आ रही थी, जिसको लकड़ी से आपका बनाया जाता था, तो सेम उसी तरीके को यहाँ भी फॉलो करा गया और लकड़ी का हल आपका यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आपको कांस्य युग भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। स्टोन सिकल, पत्थरों या फिर स्टोन सिकल का मतलब होता है कि जितने पत्थर के आपके औजार होते हैं, इनकी हेल्प से और साथ ही साथ आपके जो मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज या फिर कांच पदार्थ से आपके जो एक तरीके से औजार बनाए जाते थे, इन दोनों औजारों को मिलाकर, चाहे पत्थर के हो चाहे आपके कांच के हो, दोनों से आपकी फसलों की कटाई करी जाती थी, ठीक। ये चीज़ है। कालीबंगन के बारे में याद रखिए, पूछता है आपके कि जोते हुए खेत आपके कहाँ मिलते हैं। अब यहाँ मैं फैक्ट भी बता रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं। वीट, गेहूँ, बार्ली, ठीक है, जिसको जौ भी कहते हैं, राई, मटर,
इन सब के बारे में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे, वो इन्हें आपके उगाते भी थे। अब इसका हमें पता कैसे चला? बनावली जो है आपकी जगह है, बनावली आपकी जगह है, बनावली में जौ के आपके सबूत मिले। उस समय हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की जब उसकी डेटिंग करी गई, ठीक है, डेटिंग करी गई, तो पाया गया कि आपकी वो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जौ उगाया जाता था, ठीक है, जौ आपके उगाया जाता था। अब जौ आपके जो उगाया जाता था, तो कहा जाता है कि जौ कई किताबों में लिखा गया है। वैसे ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, आपको मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऑथेंटिक किताब है, जहाँ से आपके IAS UPSC IAS में पीसेस में जितने भी स्टेट पीसेस होते हैं, सबसे क्रेडिबल बुक है आपकी ये किताब है आपकी RS शर्मा की। ये देखिए, इंडिया एंसेंट पास्ट, इससे मैंने ये आपके पूरे लेक्चर तैयार किए हैं। आगे जो बताऊंगा सब इसी से बताऊंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बनावली में आपके जौ के आपके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जौ के बारे में वो जानते थे, तो वो एक लिखा गया है इन किताबों में कि जौ को शायद वो लोग दूध में मिला के पका के वो लोग खाते थे, ठीक है। ये चीज़ लिखी गई शायद, मतलब अब इसका मैं क्यों कह रहा हूँ सबूत, क्योंकि आपके मिट्टी के जो बर्तन है, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन भी आपके मिले हैं, जो कुछ हद तक ये इशारा कर रहे हैं कि वो लोग खाना पका के भी आपके खाते थे। तो होपफुली चांसेस ये थे कि जब उन्होंने जानवरों में पाल रखे थे तो ये लोग ऐसा खाते हो, ठीक है। लोथल के लोग चावल की खेती आपके करते थे। अब पूछा जाए कि आपकी चावल की खेती के आपके ये कह सकता हूँ कि प्रूफ कहाँ मिले हैं, तो आप लोग कहेंगे कि लोथल में आपके वो प्रूफ मिले हैं, बनावली में आपकी जौ की खेती के प्रूफ मिले हैं, कालीबंगन में आपके जुते हुए खेत मिले हैं, लोथल में क्या है आपके चावल की खेती करने हुए लोग पाए गए। अब लोथल में ये क्यों? देखिए, लोथल में एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि सारी नदियों का एक तरीके से समापन आपका होता है। तो ये क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र के आसपास कह सकते हैं, जहाँ पर एक तरीके से दलदली क्षेत्र है और पानी बहुत ज़्यादा है। तो खेती, चावल की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका क्या है, उपयोगी है। अब यहाँ पर आपके पैडी ट्रांसप्लांटेशन भी स्टार्ट हो गया था। पैडी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? पैडी ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि होता नहीं कि आप गाँव में पहले क्या करते हैं, आप लोग जो बीज लाते हैं उसको एक छोटे से हिस्से खेत में उसको बेसार कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको आप बो देते हैं। फिर जो उसका जो पेड़ निकलता है, उस पेड़ को उखाड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं आप खेतों में, ठीक है, रोपाई करते हैं आप खेतों में, उसे ही पैडी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। वो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूनानी इस क्षेत्र को आपके सिंडन कहते थे, ठीक है। यूनानी क्या कहते थे? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र को सिंडन के नाम से कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये आपके सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए आपके सिंडन के नाम से भी वो इसे पुकारते थे। आगे चलते हैं, ठीक। अब हम लोग जानवरों के पालने की पद्धति के ऊपर आते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के ऊपर आते हैं, ठीक। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या फिर जानवरों के पालना के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर का और एक तरीके से कैमल या फिर ऊँट, ये जितने भी आपके इस तरीके के जानवर हैं, उन सभी जानवर से मैं कह सकता हूँ कि आपके जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये सारे के सारे जानवरों को, इन सारे के सारे जानवरों को जानते थे वो लोग, ठीक है। बैल के बारे में, भैंस के बारे में, बकरी, भेड़, इन सभी को पालते भी थे। अब ये जो 5 मैंने स्पेसिफिकेशन आपको लिख रखी हैं, ये 5 को तो उनका पालन भी करा जाता था, एक तरीके से उनको पालते भी थे। बाकी और सारे जानवरों को वो अवगत थे, ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि उनके बारे में जानते ही नहीं थे। कुत्ते और बिल्लियों का भी लिखा हुआ है इस किताब में कि कुत्ते और बिल्लियों को भी पालते थे ये लोग। तो इन सभी जानवरों के बारे में वो आपके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से जानते थे। कुबड़ वाले बैल के बारे में अच्छे से बेहतरीन ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। एक वीडियो, वो इमेज आपको दिखाता हूँ, ठीक। वो इमेज कहाँ चली गई? हम्ड बुल या फिर कुबड़ वाले बैल के बारे में चर्चा हुई है। ये आपकी सील है, ठीक। ये सील है, अभी इसका डायग्राम कंप्लीट नहीं है, वरना ये आपका कुबड़ वाला जो बैल है, ये वहीं से आपकी एक तरीके से मुहर मिली है, जो बता रही है कि कुबड़ वाला बैल से अवगत आपके थे कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, कुबड़ वाले बैल के बारे में वो जानते थे और इसकी पूजा भी आपके करते थे। जानवरों और वृक्षों की पूजा आपके कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ऊँट को भी पालते थे। ऊँट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया ना कि आपके खेत जोतने में भी करा जाता था, ठीक है। सुरकोटाडा में
घोड़े के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं 2000 बीसी में। 2000 बीसी में के आसपास आपका सुरकोटाडा में घोड़े के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं। तो कैसे हम लोग कहते कि आपके अगर घोड़े के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं तो घोड़ा वहाँ पर का आपका प्राइम एक जानवर था, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जानवर था उसमें सभी से उच्च था। तो ऐसा नहीं है, सब जानवरों का आपका इस्तेमाल विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से करा जाता था। कोई आपके पाले जाते थे और कोई आपके खेती जुताई में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सारे के सारे जानवर आपके उससे कह सकता हूँ कि किसी को भी उच्च स्थान आप लोग नहीं दे सकते हैं, सबका एक पर्टिकुलर काम होता है। तो सुरकोटाडा में आपके क्या पाया गया है, घोड़े के अवशेष आपके प्राप्त हुए। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रौद्योगिकी और शिल्प, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। भारत का प्रथम नगरीकरण क्षेत्र आपका माना जाता है, ये कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। जिसमें एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि अब इंसान आपका दो धातु को मिला के एक तीसरा मजबूत धातु जो टिकाऊ हो, जिस पे जंग ना लगे, ये बनाने के लिए आपका सक्षम हो गया था, ठीक है। जैसे कि अब लोहा हो गया, लोहा छोड़िए, कॉपर हो गया, ठीक। अब लोहे की खोज मैं आपको बता दूँ, मुँह से निकल ही गया है। तो लोहे की खोज आपकी 9th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास हुई थी, याद रखिएगा। आयरन एज बाद में आती है, 9th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास हुई थी। अब तक आपकी लोहे की खोज नहीं हुई थी, जैसे मुँह से निकल गया है। जैसे कि कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को मिला के एक दूसरा धातु तैयार करना, जिसको कांस्य के नाम से भी, ब्रॉन्ज के नाम से जाना जाता था। ये बनाने के लिए आपके टेक्नोलॉजी में कितना सक्षम आगे रहे होंगे कि वो लोग ये कर पा रहे हैं। कॉपर आपका कहा जाता है कि राजस्थान की खेतरी माइन से मिलता था, और टिन जो था वो अफगानिस्तान की खदानों से मिलता था। इनको बाद में मिला के आपके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। उसी के साथ साथ ही आपके पत्थरों और कांच के जो आपके उपकरण हैं, दोनों उपकरणों का इस्तेमाल करके आपके यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सक्षम थे आपके कौन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के आपके लोग जो थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया आपको कि ये कांस्य युग था आपका। तो इसमें आपके कांस्य से बनी मूर्तियाँ भी पाई गई हैं, और साथ ही साथ इसमें हथियार भी आपके जो हैं वो कांस्य से बने हुए पाए गए हैं। अब कांस्य से बनी हुई मूर्ति के बारे में आपको चलिए पहले बता देता हूँ। ये देखिए, एक आपकी डांसिंग गर्ल की इमेज, ठीक है, डांसिंग गर्ल की आपकी मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से आपकी डांसिंग गर्ल की आपकी मूर्ति हुई है, मिली है। ये आपकी ब्रॉन्ज से बनी हुई है या फिर आपकी कांच से बनी हुई है, ठीक। 2300 से लेकर 1750 बिफोर कॉमन एरा के आसपास ये मूर्ति आपकी बनाई गई थी, जो 10 सेंटीमीटर आपकी लंबी है। अब इस मूर्ति की खासियत है, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो आपकी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति बनी है, ठीक, जो मोहनजोदाड़ो में आपकी मिली है, ये कौन सी आपकी टेक्निक से बनी है। तो ये आपके लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। अब समझ लीजिए ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, थोड़ा सिर्फ सुनिएगा, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ याद रखना है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से होता है कि मान के चलिए क्या करा आपने, मोम की एक तरीके से एक बार मूर्ति बनाई, ठीक। इसकी मूर्ति क्या करी, मोम से उन्होंने बना दी। उसके बाद क्या करा है, मोम के ऊपर क्या करा है, मोम के ऊपर मिट्टी का लेप लगा के एक तरीके से मैं कहूँ तो ढांचा तैयार कर लेता है। जैसे कि ये मोम है, इसके ऊपर अगर मिट्टी का लेप लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका ढांचा तैयार हो जाता है। फिर गर्म करके क्या करते हैं, अंदर का मोम पिघला देते हैं, एक छेद करते हैं इसमें मिट्टी में, और पूरा मोम उससे बाहर निकल जाता है, और ये ढांचा जो कहते हो आपका बना रहता है। फिर जो ढांचा बन के अब तैयार हुआ है, उसमें क्या करते हैं, उसमें पिघला हुआ आपका ब्रॉन्ज या फिर कांस आपका डाल देते हैं उसमें, ठीक है, पिघला हुआ कांस उसमें डाल देते हैं, ठीक। वो उसके बाद क्या होता है, जब सूख जाता है तो आपका टाइट हो जाता है, तो क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी का जो ढांचा था उसको फोड़ देते हैं, और अंदर से आपका निकलता है मूर्ति। अंदर से जो मूर्ति निकलती है वो आपकी ब्रॉन्ज की होती है। फिर उसे पॉलिश करके ये आपका तैयार करी जाती है ऐसे। तो ये आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहलाती है। इसी टेक्निक से आपकी जो मूर्ति है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो में आपकी मिली है, ये इसी टेक्निक से आपकी बनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा था कान से बनी हुई मूर्तियाँ तथा हथियार आपके बनाए जाते थे। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से बुने हुए कपास का टुकड़ा भी आपका मिला हुआ है। कपास का टुकड़ा मिला है आपके मोहनजोदाड़ो से, जो कहता है कि कपड़े के बारे में और कपास के बारे में
ये आपके अवगत थे। कौन? मोहनजोदाड़ो के लोग आपके, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आपके इससे अवगत थे। ईंटों का निर्माण और साथ ही साथ राजमिस्त्री के जो आपका ये मजदूर थे, ये प्रमुख वर्ग था आपके, ठीक है, जो ईंटों का निर्माण करता था, और राजमिस्त्री एक तरीके से जो घरों को आपको बनाते हैं, तो इनका एक प्रमुख आपका वर्ग था और एक प्रमुख आपका एक तरीके से पेशा था उस समय, ठीक है। नौका निर्माण भी आपकी वहाँ पर करी जाती थी। इसके बारे में भी आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अवगत थे। लोथल में आपके डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। लोथल में डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह मिला है, तो बंदरगाह आपके लोथल में मिला है। तो इसका मतलब है जब बंदरगाह मिला है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आपके नाव भी तैरती होंगी। नाव जब तैरती होंगी तो नाव बनाने की कला भी इनको आती होगी। तो हाँ जी, इन्हें नाव बनाने की कला भी आती है। अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में कई बार जाना नहीं होता है, बस कनेक्ट करना होता है, ठीक है। मोहरों का आपका निर्माण हो गया है। मोहरों का निर्माण जो आपका है ये ब्रॉन्ज से होता था। किससे होता था? कांस्य से होता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ कॉपर से भी आपका क्या करा जाता था? मोहरों का निर्माण करा जाता था, ठीक है। कॉपर के बारे में वो जानते थे। कॉपर कहाँ से लाते थे? मैंने आपको बताया कि आपके राजस्थान के खेतरी माइन से लाते थे, ठीक है। और टेराकोटा का आपका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में करा गया था। अब मोहर, जो मोहरों का निर्माण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में बताऊंगा। मोहरों से हमको बहुत कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है, डिटेल से समझेंगे। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के आभूषणों के बारे में भी इनको ज्ञान था। अब देखिए, जो आपका अमीर वर्ग था, जो अमीर वर्ग था आपका सोना चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर जो आपके थे, ठीक है, बहुमूल्य जो पत्थर थे, एक तरीके से कह सकता हूँ लापिस लाजुली, तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये अमीर वर्ग पहनता होगा। सिंपल सी बात है, अमीर वर्ग अभी पहनता है और तब भी वही पहनता था। गरीब जो आपका था वो एक तरीके से कह सकता हूँ कि जानवरों की बची हुई हड्डी, उसके अवशेष, उसके आभूषण वो पहनता था। और साथ ही साथ कुछ और भी जो आपके कम कीमती पत्थर होते हैं उससे बना ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके आम वर्ग पहनते थे। बाकी बहुमूल्य पत्थर और सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषणों में अमीर वर्ग आपका किया करता था। मन का निर्माण में आपके ये निपुण थे, ठीक है। मन का निर्माण में याद रखना है कि आपके निपुण थे, ठीक है। कौन? ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कुम्हार की चाक और चमकदार मृद भांड आपको मिली है यहाँ पर से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एक तरीके से मृद भांड बनाने की एक तरीके से जो आपकी ये होती है चाक होती है, ठीक है, व्हील होती है, जिसको ऊपर रख के आपका ये बनाने जाता है मिट्टी के बर्तन, ये चाक यहाँ से मिली है। और इसके साथ साथ ही चमकदार आपके मृद भांड, मिट्टी के बर्तन भी आपके यहाँ से मिले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है जी। कालीबंगन से आपके मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो अगर मैं कह दूं व्यापार के मामले में अब हम आ जाते हैं। अब तक हमने क्या कर लिया? आपके प्रौद्योगिकी और शिल्प के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग व्यापार के बारे में आते हैं डिस्कस करने। तो व्यापार में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहली चीज़ मैटर करती है किसी भी व्यापार को आपका पूरी तरीके से सही तरीके से होने के लिए कि एक मुद्रा हो, ठीक है। भाई आप पैसा देंगे तो आपको सामान मिलेगा, ये मुद्रा का एक्सचेंज होता है, उससे आपका व्यापार चलता है। दूसरा, एक फिक्स्ड मेजरमेंट हो। फिक्स्ड मेजरमेंट माने कि एक मापन की व्यवस्था हो कि हाँ ये 1 किलो ये आपका सामान है, तो ये 1 किलो अगर हम कहीं और भी लेके जाए, वहाँ पर अगर हम बाट से तौले तो वो 1 ही किलो निकले, तभी आपका जस्टिफाई होगा, तभी आपका व्यापार ढंग से चल पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रेजेंट थी। देखिए कैसे मोहरें थी, ठीक है, मोहरें थी। ये जितने भी बनी है मोहरें, ये सारी की सारी आपकी कॉपर से बनी है, फिर ब्रॉन्ज से बनी है। इन मोहरों का इस्तेमाल मैं कह सकता हूँ आपके क्या करा जाता था? इन मोहरों का इस्तेमाल आपके ट्रेड को एक्सचेंज करने में करा जाता था। यही मोहरें आपके मेसोपोटामिया क्षेत्र में भी मिली हैं, जो साफ साफ सबूत देती है कि मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड होता था। और मेसोपोटामिया की कुछ सील या फिर कह सकता हूँ मोहरें हमारे भारत में मिली है, जो कह सकते हैं कि आपके सामान की अदला बदली होती थी और मोहरें भी उसमें आपकी एक्सचेंज होती थी। बाकी एक तरीके से कहूँ तो अगर एक तरीके से अपने देश में वो लोग आपस में क्या करते थे? आपस में वो लोग आपके वस्तु विनियमन प्रणाली से आपका व्यापार करते थे कि एक वस्तु दे दिया, भाई मैंने आपको गेहूं दे दिया, मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास अगर दूध हुआ है, दही है, तो आप मुझे वो दे दीजिए, ठीक है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है, एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं, बार्टर सिस्टम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये व्यापार मुख्यतः उसे देश में ये लोग करते थे इस तरीके से, और बाहरी क्षेत्र में वो लोग आपका
इसके सील के माध्यम से करते थे, या फिर कह सकते हैं कि आपका बार्टर सिस्टम से भी करते हो, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन व्यापार होता था मोहरों की हेल्प से, क्योंकि मोहरें आपकी मेसोपोटामिया में मिली हैं, और मेसोपोटामिया की मोहरें आपकी यहाँ पर मिली हैं। कहाँ पर? आपके भारत के क्षेत्र में मिली हैं। व्यापार का एक एग्जाम्पल ये भी है कि व्यापार आपका होता था कि बड़े अन्नागार आपके मिले हैं, बड़े आपके भंडारण एक तरीके से मिले हैं। तो कह सकते हैं कि अगर उनका एक तरीके से आपका भंडारण करा जाता था तो व्यापार को भी वो बढ़ावा देता था, क्योंकि उसको बेचा जाता था और बाकी चीज़ें आपकी खरीदी जाती थी। मोहरें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक समान आपकी लिपि है भाई। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो एक समान है, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया की लिपि है वो एक समान है, वो यूनिफॉर्म जहाँ जहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी है, वहाँ पर एक समान लिपि से आपका लिखा जाता है चीज़ें, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज सिस्टम और कह सकते हैं कि आपका विनियमन जो प्रणाली है ये ढंग से आपकी चल रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ आपके मानीकृत आपके बांट और माप सिस्टम था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना, बांटों का सिस्टम आपका है कि 16 के गुणे में आपके जो बांट होते थे, जैसे 16 हो गया, 16 गुणा 32 हो गया, 32 का गुणा हो गया 64, इस तरीके से आपका बांटों का सिस्टम होता था। जितने बड़े बांट का इस्तेमाल चाहिए होता था वो इस्तेमाल आपके कर ले जाते थे। ये बांटों का एग्जाम्पल है जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से बांट मिले, ये उसकी रियल तस्वीर है, ठीक। ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट टाइप के आपके बांट हैं जो आपके मिले हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी एक तरीके से मैं कह दूँ सील है या फिर कह सकते हैं मोहरें हैं। अब ये मोहरें बहुत कुछ बताती हैं, ठीक। पहली बात तो अभी मोहरों के बारे में आपको डिटेल से मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है, जहाँ पर ये मोहरों के बारे में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको बताता हूँ। पहले आप कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। तो मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मोहरें आपकी मिली, ये मैंने आपको बता ही दिया था। आपके जो मेसोपोटामिया के जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक, या कह सकता हूँ वहाँ पर की जितनी भी फेमस किताबें हैं, वहाँ पर एक मेलुहा नामक स्थान के बारे में चर्चा करी गई है। कहा गया है कि मेलुहा से हमारा व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के लोग ऐसे लिखते हैं। तो मेलुहा को अगर कंपेयर करा जाए तो उस समय आपके जितने भी शोधकर्ता हैं उन्होंने कंपेयर किया तो वो क्षेत्र आपका सिंधु का क्षेत्र निकला, जो साफ साफ कहता है कि सिंधु के क्षेत्र से हमारा व्यापार होता था। मेलुहा अगर लिखा है तो उसका मतलब है सिंधु, याद रखिएगा। लोथल में बंदरगाह आपका मिला है, ये मैंने आपको बताया था। जब बंदरगाह मिला है तो इसका मतलब है विदेश से हमारा व्यापार होता था, विभिन्न देशों में जाते थे, तो इसमें मेसोपोटामिया भी आपका शामिल है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में अगर हम लोग आते हैं आपके, तो सामाजिक व्यवस्था में आपको बता दूं तो कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, ऊंच नीच का आपका प्रचलन था, ये तो आप मानते हैं। कैसे ऊंच नीच का प्रचलन था, समझिए कैसे, किस प्रकार से कि जैसे कि हमने सीटाडेल आपका पढ़ा कि सीटाडेल आपका उछला स्थान होता था और नीचे आपके आम नागरिक रहते थे। तो ये साफ साफ बता रहा है कि आपका एलीट वर्ग एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहता था, अमीर लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहते थे और गरीब लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहते थे, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। साफ दिख रहे हैं कि अमीर वर्ग आपका उच्च है और गरीब वर्ग आपका निचले स्तर पर है। तो ये आपका सामाजिक व्यवस्था बताती है कि वहाँ पर आपके सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ें ये होती थी कि आपके जो मेल होते थे, जो आपके पुरुष वर्ग होता है वो बाहर का काम करता था, महिलाएं आपके घर के अंदर का काम करती थी। ये चीज़ वहाँ पर प्रचलन था। पुरुषों का बोलबाला था, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक हमको वहाँ से इमेज मिली है, ये ठीक है, ये इमेज मिलती है जो आपके कह सकते हैं चीफ डेटी पृष्ठ के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चीफ डेटी पृष्ठ की आपकी इमेज मिली है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड को आपको बता रहा है कि यहाँ पर पुरुष का एक तरीके से वर्चस्व था। ये एक पृष्ठ की आपकी क्या मिली है, मूर्ति मिली है, जो किसकी बनी थी, स्टेटाइट की बनी थी, जिसको आपके सोप स्टोन कहा जाता है। स्टेटाइट की बनी हुई थी। ये देख सकते हैं कि इसकी ये दाढ़ी वगैरह, ठीक है, इसके ये बड़े वगैरह होठ हैं और सर पे इसने कुछ बांध रखा है जिसमें आपका कुछ लगा हुआ है। तो ये और ये फूलो वस्त्र उसने एक तरीके से कह रखे हैं, चादर डाल रखी है अपने शरीर में। तो ये टूटी फूटी मूर्ति मिली है जिसको चीफ पृष्ठ या कह सकते हैं किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर ये राजा है तो राजा ये आपका मेल है, सामने दिख रहा है, तो कह सकते हैं पितृसत्तात्मक आपका समाज था उस समय, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ थी। और इसमें आपका एक समझने वाली चीज़ और है कि किलाबंदी भी आपकी मिली है, ठीक है। ढोलावीरा में आपकी किलाबंदी भी मिली है। किलाबंदी मिली है, इसका मतलब है सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी कि आपके
क्या थे, लोअर टाउन्स और अपर टाउन, सिटाडेल और जो आम नागरिक थे उसके चारों तरफ आपके किलाबंदी कर दी गई थी। किलाबंदी इसलिए कर दी गई थी ताकि आपके बाह्य आक्रमण अगर कभी होता है तो उससे निपटा जा सके। ठीक है, यहाँ पर किलाबंदी में किले में आपके सैनिक खड़े रहते थे जो अगर बाह्य आक्रमण अगर होने वाला है तो उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, यूनानियों के उलट, मतलब यूनानियों से जस्ट उल्टा क्या था, हमारे भारत में कोई भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उस समय के वक्त में अगर देखा जाए तो आपके भारत में कोई भी उस समय मंदिर नहीं पाया गया है। ठीक है, मंदिर आपके नहीं पाया गया है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे उस समय जो क्षेत्र के लोग थे वो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। वो पूजा पाठ करते थे लेकिन किसी विशेष भगवान के नहीं करते थे, बल्कि आपकी उस समय करते थे गॉडेस अर्थ की पूजा। ठीक है, गॉडेस अर्थ की पूजा करते थे। फर्टिलिटी ऑफ अर्थ या फिर फर्टिलिटी गॉडेस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कह सकते हैं कि सब कुछ एक तरीके से जो आपका उपज जो भी आपका निकल रहा है ये धरती माता की गोद से निकल रहा है और उसी की पूजा आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, गॉडेस अर्थ की वो लोग पूजा करते पाए गए हैं। एक वृक्ष की तस्वीर, एक वृक्ष की मुहर वहाँ से मिली है और उसी के साथ साथ ही पशुपति नाथ की आपकी पूजा करते थे, जो आगे चल के कहा गया है कि यही आपके शिव भगवान का रूप है, जो उस समय पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है। तो पशुपति नाथ की भी पूजा हो सकता है वो लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर आपकी पशुपति नाथ की ये दिखाई गई है एक मुहर में तस्वीर है, बहुत फेमस है। तो ये दोनों चीज़ें बताते हैं कि उस समय पूजा तो थी लेकिन मंदिर कहीं भी आपको देखने को नहीं उस समय मिलेंगे, कहीं भी देखने को नहीं मिले थे, बल्कि आपके यूनानियों के क्षेत्र में उलट में उनके जो भगवान के मंदिर वगैरह देखने को वहाँ मिले हैं यूनानी क्षेत्र में। अब जो पशुपतिनाथ की जो आपकी सील है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो सील्स हैं या फिर आपकी जो मोहरें हैं वो बहुत कुछ बताती हैं उस समाज के बारे में। देखिए, ये इन्होंने मुकुट पहन रखा है, आपकी ये पशुपति की इमेज है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये पशुपति की आपकी इमेज है जो आप देख सकते हैं साफ साफ कि इन्होंने ये मुकुट पहन रखा है और उसके आसपास आपके कई जानवर हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये उनमें सुप्रीम है। जानवरों की पूजा तो वो करते थे, तो उनमें कह सकते हैं पशुपति नाथ की एक तरीके से पूजा सुप्रीम लीडर के तरीके से करी जाती थी। अब ये कह सकते हैं ये आपका हो सकता है हिरन, जो आपको सामने देखने को मिल रहा है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये बाघ है, मतलब बाघ के बारे में वो लोग भी जानते थे। और ये देखेंगे तो हाथी है। ठीक है जी, और ये मैं कह सकता हूँ बुल है। ठीक है, हम्ड बुल है, जिसकी ये रही सींग, बड़ी बड़ी सींगें हैं और ये इसके पीछे इसका आपका कह सकते हैं कुबड़ इसका छुपा हुआ है। ये बैल के बारे में, बैल की तस्वीर है और ये राइनो की तस्वीर है। ठीक है, ये गेंडे की तस्वीर है, देख सकते हैं इसमें आपकी इसकी सूंड निकली हुई है और मछली, और ये जो आपकी आकृति अलग अलग बनी हुई है। यहाँ देखिए ये चीज़ जो बनी हुई है, ये जो बनी हुई है, यार ये बंद हो गया, ये जो बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझाता हूँ क्या है। ये मछली की तस्वीर बनी है, फिर यहाँ पर ये, अब ये 5 चीज़ें बताती हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए। ठीक है, मेसोपोटामिया की हमारी जो लिपि है उसको तो हमने खोज करके पता कर लिया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन आपके भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी लिपि है इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ भी क्लियर कट अभी कहा नहीं जा सकता है कि ये महज एक सिंबल है या फिर ये कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा था, ये क्या ये इधर से इधर लिखा गया है या फिर इधर से इधर लिखा गया है, इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको लोगोसिलेबिक कहा गया है, एक लोगो के फॉर्म में रखा गया है, जिसको डेसिफर या फिर अभी तक हम पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी सील है ये भी आपके मोहरे मिली है, यहाँ पर ये हाथी बना हुआ है और ये मछली और कुछ लिखा हुआ है, ये भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं ये आपका बुल है या फिर कह सकता हूँ आपका बैल है, देख सकते हैं आप लोग। और ये विभिन्न जानवर और विभिन्न सिंबल जो यहाँ बनाए गए हैं इसके बारे में अभी भी पता करना बाकी है। ठीक है, तो मोहरे देखिए कितना कुछ बता रही हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं आगे हम लोग आपके लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। मैंने आपको बताया कि पहली चीज़ याद रखनी कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, मतलब कि उसमें कोई वर्ड वगैरह अगर होंगे भी तो हमको पता नहीं है, लेकिन कोई भी वर्ड आपके नहीं दे रखा है, बल्कि पिक्टोग्राफिकल है। पिक्टोग्राफिकल मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी इमेज बनाई गई है,
ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी इमेज बनाई गई है जो इमेज किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मछली बनाई गई है, 2 मछली बनाई गई। अब क्या पता है 2 मछली किस चीज़ के बारे में आपका केंद्र करते हो, किस चीज़ के बारे में बताते हो। उसी की तरीके से यहाँ पर 3 लाइन बनाई गई है। अब ये 3 लाइन भगवान जाने किस चीज़ के बारे में बताया गया, जब तक हम डीप में इसको जब तक रिसर्च नहीं कर लेते हैं अभी कुछ भी कहना इसके बारे में ठीक नहीं होगा। तो इसी तरीके से अच्छा ये आप देख सकते हैं एक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न की भी सील मिली है। यूनिकॉर्न जो आज के युग में कहा जाता है एक ऐसा घोड़ा, ठीक है, जिसके एक तरीके से यहाँ पर एक सींग रखी होती है, इमेजिनरी घोड़ा जो रियल में आपके नहीं पाया गया है। तो ये यूनिकॉर्न का सिंबल पाया गया है। तो क्या कह सकते हैं कि उस समय आपके यूनिकॉर्न हुआ करते थे? जी नहीं, यूनिकॉर्न नामक कोई भी चीज़ आपकी आज तक कभी एग्जिस्ट करी ही नहीं है। ये चीज़ महज उनकी एक कल्पना थी, जो कह सकते हैं कि उच्च जितने भी जानवर हैं उसमें उच्च एक तरीके से भगवान का दर्जा देने के लिए यूनिकॉर्न की तस्वीर भी इसमें बनाई गई है। ठीक है, इसकी सींग रखी गई है। तो ये देखिए आपका यूनिकॉर्न हो गया। और यहाँ पर ये देखिए कुबड़ वाला बैल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की सील्स। और ये देखिए यहाँ पर फिर से आपके पशुपतिनाथ जो है, इसके ये मुकुट है और ये पशुपतिनाथ आपके बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। तो ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई गई हैं। और ये डिफरेंट टाइप के आपके सिंबल्स मिले हैं देखने को स्क्रिप्ट में, लिपि में, किसमें आपके इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं करा जा सका है। ये चीज़ याद रखना है, नॉट अल्फ़ाबेटिकल बट पिक्टोग्राफिकल, मतलब पिक्चर की फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब माप तौल के पैमाने के बारे में मैंने आपको बताया कि 16 और उसके गुना में आपके मापन थे। सबसे छोटा बांड आपके 16, जो भी 16 ग्राम हो, भगवान जाने क्या हो, 16 रखा गया था। ठीक, उसको उससे गुणा करते हुए उसके गुणा में ही आपके बाकी सारे वजन थे। देखिए बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बाकी 16 आना वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में आपके 1 रुपये में 16 आना अभी भी होते हैं। ये चीज़ हो गया। अब ये इमेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मैंने आपको बता दी। और ये डांसिंग गर्ल की आपकी मूर्ति मोहनजोदाड़ो में मिली है, जो ब्रॉन्ज की बनी है या फिर आपकी कांस्य की बनी है। ये चीज़ याद रखना है। और जो आपका पृष्ठ की मिली है, ठीक है, एक जो आपका कह सकते हैं चीफ किंग राजा की मिली है, या कह दे पुजारी की अगर आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, किससे बनी मूर्ति आपकी मिली है, तो ये मिली है आपकी स्टेटाइट की या फिर आपका सोप स्टोन की मिली हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं रिलीजियस बिलीफ और फंडल प्रैक्टिसेस के बारे में, धार्मिक परंपराएं और जो कोई मर जाता था उसको दफनाने की आपकी कौन कौन सी प्रथा उस समय थी, इसके बारे में जान लीजिए। ये भी जानवर पूछता है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि हमको मिला है पशुपति सील। पशुपति की हमको मुहर मिली है जो बताती है कि उस समय आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की आपकी क्या करते थे, आराधना करते थे। और साथ ही साथ गॉडेस अर्थ के बारे में मैंने बताया आपको, फर्टिलिटी की गॉडेस आप करी जाती थी, धरती को सब कुछ माना जाता था। तो फर्टिलिटी गॉडेस जिसको एक पेड़ के रूप में आपको दर्शाया गया है, उसकी पूजा वो लोग करते थे। साथ ही साथ आपके ये चीज़ याद रखिएगा, साथ ही साथ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लिंग पूजन आपके करते थे। ठीक है, लिंग पूजन आपके करते थे, ये प्रचलन में था। धरती माता की भी वो पूजा करते थे, जानवरों और पेड़ों की भी पूजा करते थे। इसका मतलब कह सकते हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नेचर के बहुत करीब थे। ठीक है, आपके नेचर के बहुत करीब थे और नेचर को ही वो पूजते थे। अच्छा, हवन कुंड मिला है आपके लोथल में, ये चीज़ याद रखना है। मतलब हवन भी उस समय होते थे। हवन कुंड आपके लोथन और कालीबंगन में मिला है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। सुपर नेचुरल बिलीफ मतलब कि मरने के बाद की आगे की ज़िंदगी, ये सब चीज़ें, आत्माओं के बारे में, इन सब के बारे में भी आपके विश्वास करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। जो आपकी बरियल प्रैक्टिसेस थी, कब्र जो बनाने की एक तरीके से परंपरा थी, उसमें याद रखना है कि नॉर्थ साउथ में, उत्तर से दक्षिण में आपके बॉडी को रखा जाता था। नॉर्थ की तरफ हेड रखा जाता था, मतलब कि उत्तर की ओर आपका जो मृत शरीर है उसका हेड रखा जाता था दफनाते वक्त, और साउथ में उसके पाँव की तरफ रखे जाते थे। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में आपकी कब्र रखी जाती थी। कई कई जगह तो आपके घर के अंदर भी आपको कब्रें देखने को मिली है, ये चीज़ याद रखिएगा। कई के बाद इसमें यहाँ पर घर के अंदर भी कब्र देखने को मिली। अब इनके कब्र में क्या था, आपके कोई कोई कब्र आपकी सिंगल थी, कोई कोई कब्र आपकी डबल थी। सिंगल मतलब किसी में एक मृत बॉडी को डाल दिया गया। डबल का मतलब होता है कि 2 बॉडियों को एक साथ दफना दिया गया। और फ्रैक्शनल बरियल का मतलब होता है आपके कि किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि मान लीजिए हाथ को अलग दफनाया गया और बाकी बॉडी पार्ट को अलग दफनाया गया। ये भी प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिली है। फ्रैक्शनल बरियल भी आपको देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में।
इसके साथ साथ ही आपके क्या कराया गया है, उनकी जो कीमती वस्तुएं थी। अब देखिए यहीं से आपके सुपर नेचुरल बिलीफ या फिर आप कह सकते हैं पारलौकिक आपकी जितनी भी आभूति थी इसके बारे में बात यहाँ पर निकलती है। कैसे वस्तुओं को क्या करते थे वो लोग साथ में दफना देते थे। उनकी जो भी फेवरेट वस्तु थी, मान के चलिए किसी की फेवरेट वस्तु थी ये आपका बॉक्स, ठीक है, इसमें मान के चलिए जो भी रखे हो उस समय मान के चलिए इसमें उनके आभूषण रखे थे, तो ये आभूषण भी उनके साथ दफना दिए जाते थे और ये सोचा जाता था कि मरने के बाद जो भी उनकी आपकी दूसरी आफ्टर लाइफ होगी, आत्मा जब वो बनेंगे तो उनको शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सभी वस्तुओं को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। वस्तुओं को भी साथ में आपके रखा गया है, दफनाया गया है कब्र में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इस सुपर नेचुरल बिलीफ के बारे में बताता है। अमीरों की जो आपकी कब्र थी वो आपकी सजी हुई थी और उस कब्र में आपके सोने चांदी की मोहरें और कह सकते हैं आभूषण पाए गए हैं, ठीक। और जो गरीबों की आपकी क्या थी, जो कब्र थी वो आम कब्र थी, उसमें बेसिक चीज़ें आपके रख दी जाती थी जो भी उनके हैसियत के हिसाब से था, ठीक है, वो चीज़ें रखी जाती थी। तो ये भी आपके ऊंच नीच का एक तरीके से संकेत दे रहा है यहाँ पे कि कब्र में भी देखिए आपके अमीरों की कब्र आपकी बड़ी होती थी कब्र और गरीबों की कब्र आपकी आम होती थी, और घर के अंदर भी आपको कब्र देखने को मिली है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ तक कि हमने देखा जाए तो हमने कई विशेषताएं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ देख लिया। उनके शहर कैसे थे, उनकी खेती बाड़ी कैसी थी, उनका कानून व्यवस्था कैसा था, उनके राजा रजवाड़ा सिस्टम कैसा था, व्यापार कैसे होता था, लिपि कैसी थी उनकी, ठीक है, और उनके धर्म का पालन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हर पहलू के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया, फैक्चुअल भी और कंसेप्ट भी। अब आते हैं डिक्लाइन, पतन के फेज में। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ ऐसे बनाया था, एक मैच्योर फेज आता है उसके बाद पतन आता है। जैसे नरेंद्र मोदी का पतन आ रहा है वैसे ही आपके क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का भी आपका पतन आया था। पतन याद रखना है कि 2200 से लेकर 2000 BC के आसपास धीरे धीरे आपका पतन आना चालू हो गया था, ठीक है। 2200 से 2000 BC के आसपास पतन हो गया। उसके बाद कहूँ तो आपके 9वीं शताब्दी के आसपास 9th BC से लेके 6ठी BC, अगर आपको पूरी तरीके से कहूँ 6th BC के आसपास आपका वैदिक काल आ गया था। कौन सा? वैदिक एज या फिर आपका वैदिक काल आपका आ गया था, ठीक है जी। तो इसके बीच में क्या हुआ है उसकी जानकारी हमको ढंग से नहीं पता है इस काल के बीच में, लेकिन हमको ये पता है 2200 से 2000 BC के आसपास आपको सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन देखने को मिला है या फिर पतन होना शुरू हुआ। इसके कुछ मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला आपको कि नदियों ने आपके मार्ग बदल दिया होगा, नदियों ने आपके मार्ग बदल दिया होगा, जिसकी वजह से वो जो क्षेत्र था आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पर आपके सूखा पड़ गया होगा, और सूखा पड़ गया होगा तो सभी लोग, कुछ लोग मर गए होंगे और कुछ लोग वो शहर आपका छोड़ के चले गए होंगे। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ है सूखा पड़ा। अब भाई नदियाँ खत्म हो गई तो सूखा आपका पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग आपके भाग जाएंगे, और व्यापार में आपके गिरावट आई होगी। क्या पता उस समय व्यापार का सिस्टम बदल गया हो, या फिर जब आपकी फसलें एक तरीके से ढंग से ना हो रही हो तो व्यापार पे असर पड़ा हो, जिसकी वजह से रोजगार ना मिल रहा हो और लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो, जिसकी वजह से लोग वो क्षेत्र छोड़ के चले गए होंगे। सबसे मेन जो इसका कारण कहा जाता है वो बाह्य आक्रमण कहा जाता है। कहा जाता है कि आपके जो आर्यन वर्ग थे, आर्यन जो थे, आर्यन ने आपके आक्रमण कर दिया था सिंधु घाटी सभ्यता में, और आर्य लोग आपके आ गए थे रशिया और यूरोप के क्षेत्र से, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या करा था, भारतीय जो आपका, ठीक, नदन प्लेन है, ठीक है, उत्तरी जो आपका प्लेन है, और उसके साथ साथ ही आपका पश्चिमी जितने भूमि क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्र में एक तरीके से आपके आर्यन इन्वेजन हो गया था, बाह्य आक्रमण हुआ था, और वो लोग आपके बहुत ज़्यादा एडवांस थे, उनके पास कई हथियार थे अलग अलग तरीके के, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके लोग थे वो एक तरीके से युद्ध को नहीं चाहते थे, वो भाईचारे से रहते थे, तो उनसे वो लोग नहीं लड़ पाए, और इस तरीके से आपका कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये मुख्य कारण आपके बताए जा रहे हैं। तो आर्यन इन्वेजन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, उसका पीक जोन मतलब परिपक्व जोन के बारे में सब कुछ जाना, और उसका जो पतन है उसको भी देखा। अगर आप स्टोरी या फिर नरेशन के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में इसे अपने दिमाग में याद रखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग गलत करके आए, ठीक है।
सब क्वेश्चन आपके सही होंगे। फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने जो आपको बता दिया है, वो मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। कॉन्सेप्ट पार्ट था जो था वो मैंने आपको बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अब ये वीडियो जो है ये आपकी पीसेस लेवल तक की है, मतलब कि अगर आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसेस अगर आप पेट में अगर अच्छे नंबर होते जिसके हो चुके होते हैं, वो अगर लोअर पीसेस की तैयारी भी कर रहा है तो उसके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले पेट के थ्रू जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अलग से आपको कुछ भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही वीडियो अगर आप फिर से एक बार देख लेंगे 1.5 की स्पीड में, सबसे मेन चीज़ है टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम मोड यूपी लिखिएगा, एग्ज़ाम मोड यूपी टेलीग्राम पे लिखेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूंगा, डाउनलोड करके आप लोग नोट बना लीजिएगा। और जो मैंने साफ साफ बताया होगा कुछ चीज़ें तो आपने नोट करी होंगी, वो भी ऐड कर लीजिएगा। इतना इनफ है। इसी की तरीके से जो अगला हम लोग आपका लाएंगे, लेक्चर के हिसाब से जो भी टॉपिक दे रखा होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कर करके पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसमें आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानेंगे, फिर पॉलिटी, जितना भी आपके सब्जेक्ट सबको इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में। बस करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है ताकि ये वायरल हो सके और काफ़ी लोगों तक ये अच्छा कंटेंट आपका पहुंच सके, ठीक है, डिटेल वाला। बस इतना ही करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।